Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 26 February 2025 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और इस एनालिसिस में हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। न्यूज तो बहुत आती है लेकिन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पर हम देखेंगे पहला जो हमारा पेज है इसमें ये वाला आर्टिकल है, स्टालिन कॉल्स फॉर ऑल पार्टी मीट ऑन 5th of March, सेज डिलिमिटेशन अफेक्ट्स ऑल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टालिन जी ने क्या किया है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है साउथ इंडिया में। ये कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है आपका वो क्या करेगा, साउथ इंडियन स्टेट्स को बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अफेक्ट करेगा। एज वी ऑल नो हियर कि 2026 में यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि आपका क्या होगा, डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, जैसे कि लोकसभा में जो सीट्स होती हैं आपकी, जो हमारी लोकसभा में सीट्स हैं वो किस बेसिस पर है, अभी पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट की वहां पर जो सीट होती है वो डिफाइन होती है कहाँ, लोकसभा में। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि दिल्ली की यहाँ पर 7 सीट्स हैं, यूपी में सबसे ज्यादा मेंबर्स है तो वहां की 81 है, उससे ज्यादा हो सकती है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन इस तरीके से होता है कि जिस स्टेट में जितने पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या होता है, आपका लोकसभा में सीट्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। अब एक्चुअली यहाँ पर सदर्न स्टेट्स इसलिए यहाँ पर कंसर्न में है क्योंकि क्या हो रहा है कि एक टाइम पर ये हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज कर रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेकर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर लेकर आती है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो इसमें जो सदर्न स्टेट्स होते हैं वो अच्छा रोल प्ले करते हैं और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया, लेकिन अदर स्टेट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इससे जो अफेक्ट हो रहा है, अब सदर्न स्टेट्स ये अफेक्ट हो रहे हैं कि अगर 2026 में डिलिमिटेशन होता है तो इससे क्या होगा, आपका जो सदर्न स्टेट में ऑलरेडी यहाँ पर जो डिमार्केशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर जो हमें सीट्स होंगी उस बेसिस पर नहीं मिलेंगी। और ऐसा होता है ना कि जिसकी ज्यादा सीट्स होती हैं उसका थोड़ा दबदबा ज्यादा रहता है, बोल वाला ज्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा प्रेशराइज यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ रही। अब हमारे लिए जो फैक्ट निकल कर आता है डिलिमिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डिलिमिटेशन, तो देखो, delimitation is an act or process of fixing limits or boundaries territorial constituencies in a country to reflect the changes in population. In India, the task of delimitation exercise is assigned the high level body। आपकी जो high power body होती है उसका नाम क्या है, हमारी such body, उसका नाम है हमारा delimitation commission और a boundary commission। ठीक है, जो ये बाउंड्री वगैरह यहाँ पे डिसाइड करते हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी की कैसी बाउंड्री होगी, उस बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर जो भी चेंज हुआ है, तो ये जिस बॉडी को असाइन किया गया, ये जो एक्सरसाइज करती है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, ये एक्सरसाइज आपकी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये पार्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो आर्टिकल 82 मैंडेट द पार्लियामेंट टू इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। तो हर एक सेंसस के बाद आपको ये याद रखना, आफ्टर एवरी सेंसस, मतलब कि हम अगर बात करें कि अभी हमारा 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में होने वाला था बट नहीं हुआ है ड्यू टू कोरोना एंड ऑल दीज रीजंस, तो अभी हमारा 2021 का सेंसस नहीं हुआ। लेकिन जब भी सेंसस यहाँ पर होता है तो मतलब आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, आपके डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट कर सकती है एंड उस एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। आर्टिकल 170 की बात करते हैं। सो provide the division of the territorial constituencies of state by delimitation commission after every census। तो मतलब यहीं पर वो बात किया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करते कि जो कमीशन हमने ठीक है फॉर्म कर दिया, इसमें कौन कौन होगा। तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो
इसको अपॉइंट कौन करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, एंड ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर काम करते हैं। मेंबर्स की बात करते हैं तो जो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर इसके मेंबर्स होते हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या पहले मतलब कितनी बार यहाँ पर ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। तो दोनों में यहाँ पर जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है आपकी गिवन है। देखो 1952 में आपका क्या होता है, अगर हम बात करें 1952 में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन होता है बेस्ड ऑन 1951 सेंसस, जिसमें यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उसको 494 पर यहाँ पर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। फिर 1962 में फिर से यहाँ पर सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ 1961 सेंसस। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स होती हैं वो 522 फिक्स किया जाता है। देन आफ्टर 10 ईयर 1972 में थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन होता है, यहाँ पर जो सीट्स होती हैं 543 आपकी फिक्स की जाती हैं टू इनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल। अब क्या हुआ कि 2001 में सेंसस होते हैं और पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसके बाद से थोड़ा सा ये जो इशू होता है ना आपका आता है। तो इसमें क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने क्या किया था कि जो लोकसभा की सीट्स थी, है ना, लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसको हमने फ्रीज कर दिया था, क्योंकि हमने क्या किए, वही बात आ गई ना कि फ्रीज कर दिया था। फ्रीज ये कर दिया कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। देन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2021 प्रो इंक्रीज, उसके बाद फिर से यहाँ पर 84th अमेंडमेंट होता है जिसके तहत यहाँ पर 2026 तक जो होता है आपकी जो सीट्स है उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब इसीलिए यहाँ पर 2026 में बात की जा रही है कि आपका क्या होगा, यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा। फिर आपका देखिए 2002 में फोर्थ डिलिमिटेशन होता है सेंसस यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर हम जो 2001 का जो सेंसस है उस बेसिस पर सो ओनली रीएडजस्टेड द बाउंड्रीज एंड देयर वाज नो इंक्रीज इन सीट्स। तो यहाँ पर सिर्फ बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया गया था और सीट्स में कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए थे। आपको ये पॉइंट याद रखना है। देन 87th Amendment Act 2003 provides for the delimitation of the constituencies on the basis of 2001 census, but without altering the number of seats allotted to each state in the Lok Sabha। तो फिर से इस अमेंडमेंट में यही होता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसको डिलिमिटेट कर सकते हो। सपोज मतलब ये हमारा कोई स्टेट है तो इस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में जो सीट्स होंगी वो फिक्स रहेंगी, अभी उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब 2020 में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिकॉन्स्टिट्यूटेड द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर 4 स्टेट। यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है 4 स्टेट्स के लिए कौन कौन सा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, एज दे वर लेफ्ट आउट ड्यूरिंग 2002 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको आई होप ये जो हिस्ट्री है डिलिमिटेशन की वो सारी क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लंट वेपन। ब्लंट वेपन के यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि देखिए इंडिया की बात करते हैं तो 2023 एंड 2024 ओके, ये 2 ईयर है। तो ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है इन कंपेरिजन टू 2023 कम हुआ है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन मतलब कि इंटरनेट बैन यहाँ पर हुआ है, लेकिन इन कंपैरिजन टू 2023 यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड हम देखें तो इंडिया अभी भी सेकंड नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन यहाँ पर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर वेरियस रिपोर्ट्स आई हैं लाइक नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया वाज स्लाइटली लोअर इन 2024 देन इन 2023 अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडियाज एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पर वेरियस रिपोर्ट्स हैं जो ये सपोर्ट करती है कि हाँ इंटरनेट जो शटडाउन हुआ है वो स्लाइटली लोअर हुआ है इन 2024 इन कंपैरिजन टू 2023। सेपरेट रिपोर्ट बाय वेब राइट एडवोकेसी एक्सेस नाउ। बट अगर हम ये देखें कि मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो अभी भी क्या हो रहा है, इंटरनेट शटडाउन यहाँ पे बहुत ज्यादा। ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली इंडिया का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको क्लियर है। अब इंडिया के लिए ये कहा जा रहा है कि कुछ भी होता है, कहीं पर छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वहां पर क्या कर दिया जाता है, आपका इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। ये कहते हो इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, ये कहते हो कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को बैन कर रहे हैं इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। अब देखिए इंटरनेट जो बैन करने के रीजंस दिए गए हैं वो आप देखिए यहाँ पर किस किस बेसिस पर गए हैं। ठीक है, सो 41 of the 84 shutdowns in India in 2024 were imposed during the protest। अब टोटल 84 शटडाउन्स हुए थे
कहाँ, मतलब 2024 में टोटल हुए हैं। आउट ऑफ 84 41 जो शटडाउन हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था। आपने सपोज यहाँ पर कुछ भी हुआ और आप प्रोटेस्ट करने लगे तो वहां उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का जो इंटरनेट है उसको शट डाउन कर दिया, उसको बैन कर दिया। पहली चीज ये हो गई। उसके बाद जो 23 जो इम्पोज हुए हैं फॉर कम्युनल क्लैशेस, यहाँ पर जो कम्युनल क्लैशेस हुए हैं तो उसमें से जो 23 शटडाउन हुए हैं वो इसकी वजह से हुए, ठीक है। इन सिचुएशन ऑफ द ब्रिंक ऑफ वायलेंस वेयर रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन में सिवियर आउट दी कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज, देयर मे बी अ केस ऑफ कंसिडरिंग रेस्ट्रिक्शंस और कम्युनिकेशन। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको एक बात और बता दिया जाए, यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया था एक और पॉइंट पर, इसलिए कि चीटिंग को लेकर। अब आप ये सोचिए कि चीटिंग ना हो, एग्जाम में जो चीटिंग होती है वो चीटिंग ना हो, इसलिए उस एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ, आपका इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। ओके, सो इससे क्या होता है, देखो आज के टाइम पर अगर हम देखें, ज्यादातर जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, वी फोन करते हैं यहाँ पर, सो इससे हम क्या करते हैं, जब इंटरनेट जो शट डाउन होता है वो इम्पीड करता है किसको, पीपल की लाइवलीहुड को। हम किसी भी चीज को हमें एक्सेस करना है, एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, तो उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो आज के टाइम मतलब कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अनुराधा भसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट द ईच शटडाउन मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कि आप जो शटडाउन करें तो उसका रैशनैलिटी आपको सामने रखना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि उसका जो नेसेसिटी है, क्या इट इज इंपॉर्टेंट, शटडाउन करना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, आपने बस ये कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ज्यादा प्रोटेस्ट ना हो, यहाँ पर हम पीस को मेंटेन कर सके, इसलिए आपने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया। तो बट दिस इज नॉट अ केस हियर। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेट शटडाउन से लोगों को बहुत, उनकी लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो अब फर्दर हम देखते हैं क्या सारी चीजें निकल कर आती हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वाइल्ड एंड सेफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज लेड टू राइज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ आपका। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बेसिकली बात करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, आप खुद सोचिए, जैसे कि आपका ये घर बना हुआ है, किसी ने और आप कहीं घूमने चले गए, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ और कोई दूसरा पर्सन आया और यहाँ पर वो रहने लगा, और जब आप आए तो आप उसने कहा कि अरे आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी और उस पर्सन की यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, फाइट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ओके ऑफकोर्स होगा। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ के साथ, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके साथ भी हो रहा है। आप क्या करें, उनका जो हैबिटाट है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। हाँ, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि किसकी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, सारी चीजें हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका क्या हो रहा है, हैबिटाट का इंक्रोचमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब वो कहाँ जाएंगे, वो वहीं पर आएंगे ना। आप खुद सोच के देखिए यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, केरल में देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है, केरल की स्टेट ने ये कहा है कि हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इसको एक स्टेट डिजास्टर की तरह देखते हैं, जिससे कि हम इसको क्या कर सके, प्रॉपर मेजर्स लेकर चल सके, जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ है उसको मैनेज कर सके। क्योंकि देखो आप सभी को पता होगा केरल में यहाँ पे जो एलिफेंट है ना, तो वो क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि एलिफेंट घर तक आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई, तो वहां पर ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप इस आर्टिकल में सच और कुछ नहीं है, बस इसमें पूरा डेटा गिवन है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कि हाउएवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा सजेस्ट अदरवाइज द वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन लिंक टू 18% ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटीज हैड डिक्लाइंड बाय 7%, स्नैक बाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स, है ना। तो मतलब उसके बाद हैज फॉलन फॉर 113 in 12 and 34 in 2023. Overall human death from wildlife encounters have decreased from 146 in 2018 to 57 last year. Yet this is no cause for complacency. A concerning trend is that many victims from a tribal community traditionally adapt to coexisting with वाइल्ड लाइफ। अब इसमें ये कहा जाता है कि पहले के टाइम पे क्या था, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वो को एग्जिस्ट करती थी किसके साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, ओके। बट अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और तो नंबर के बेसिस पर देखें, डेटा अगर हम देखें तो उस बेसिस पर जो कन्फ्लिक्ट है वो डिक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं तो अभी भी जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, ओके। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर, इसमें और सर इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग मस्ट एंगेज पार्लियामेंट एक्शन। अब ये ह्यूमन स्मगलिंग हो क्या रहा है,
आपने देखो मूवी भी देखी होगी बहुत सारी ऐसी इस बेसिस पर कि क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स होते हैं और वो एजेंट क्या बोलते हैं कि जैसे इंडिया में जो जितने भी यूथ है उनको जॉब नहीं मिल रही, सबको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ये कहते हैं कि हम आपको यूएसए ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज में ले जाएंगे और वहां आपको क्या करवाएंगे, जॉब दिलवाएंगे। ठीक है, ये होता है और अच्छी खासी जॉब है, आपको इतना पैकेज मिलेगा, ये पैकेज मिलेगा, 50 लाख का 60 लाख का पैकेज यहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से ये कहकर लेके जाते हैं। ठीक है, ये लेके जाते हैं, लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला है कि इस तरीके से ये पूरी तरीके से ह्यूमन स्मगलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली। अ प्लान लोड ऑफ इंडियंस बीइंग डिपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट आर लकी टू बी बैक अलाइव। Shackled, handcuffed, humiliated, and in dire straits, they have flown back heartbroken and in shame. But there is also a case of illegal immigration to North India, clearing ammunition field in Iraq. अब हमें ये देखने को मिला, इन्होंने बोला कि हम आपको यूएसए लेकर जाएंगे, लेकिन लेके कहाँ गए, इराक लेकर गए, कहीं ईरान लेकर गए और वहां की किसी माइन में, और जो एम्यूनिशन फील्ड्स हैं वहां पर वो क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। इस तरीके की चीजें हमें देखने को आई हैं। ठीक है, हाउएवर द की इशू हियर इज अबाउट इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है, इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पर है। एवरी ईयर काउंटलेस यंग इंडियंस अटेम्प्ट व्हाट इज कॉल्ड irregular migration. Backing them are unethical merchants of death who sponsor this activity and who have proliferated in rural Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Kerala and Gujarat. तो इन स्टेट्स में हमने आपको बहुत बड़ी बड़ी आपने देखोगे एजेंसीज भी यहाँ पर होती हैं कि वो ये कहती हैं कि हम आपको इस कंट्री में भेजेंगे, यहाँ ऐसी जॉब है, ऐसी जॉब है, आपको इतना पैकेज मिलेगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो मेन पावर एक्सपोर्ट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से लीगली अगर हम इसे कहें तो हम इसे ह्यूमन स्मगलिंग और कबूतरबाजी भी कहते हैं। ये वर्ड यहाँ पर आया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड नो टेक्निकल स्किल, नो एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, नो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हैज नो फियर और रिस्पेक्ट फॉर एनी लॉ, चेक्स, पनिशमेंट और इवन क्रिमिनल एक्शंस। तो ये पूरी जो ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है इस चीज को रोकने के लिए ये कहा जा रहा है कि हमें पार्लियामेंट का एक मेजर एक्शन की यहाँ पर नीड है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्मगलिंग है ये क्या करता है, लाइफ को बहुत ही ज्यादा रिस्क पहुंचाता है, ना तो प्रॉपर उनको खाना दिया जाता है। एक बार तो यहाँ से तो हमने बोला कि ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया, देखो हाउ दे वर forced to sit in piles of human waste, deprived of food and water, while other around have died and their bodies dumped in at the sea and roadside. कई बार इतना ज्यादा यहाँ पर इनह्यूमन कंडीशन हो जाती है, उनको प्रोवाइड की जाती है कि उनको ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है इसके जो ढेर बना होता है उस पर आप बैठो, खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता है। लोग यहाँ पर उनकी जब डेथ भी अगर हो जाती है तो उसको या तो समुद्र में फेंक देते हैं, सी एरिया में फेंक देते हैं, ओशन में, या फिर कहीं पर रोड साइड में फेंक देते हैं। सो ह्यूमन स्ट्रगल जो हो रहा है इसकी वजह से उनको तो प्रॉफिट मिल गया, मतलब जो ये सपोज उन्होंने बोला कि आपको 60 लाख का पैकेज मिलेगा, तो ये जो पैकेज है डायरेक्टली जो पर्सन है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो वर्कर, इसको नहीं, जो एजेंसी होती है उसको मिलता है और वो उसका हाफ करके जो भी है वो उस पर्सन को यहाँ पर देते हैं। ठीक है, आपने एक मूवी भी, मुझे एग्जैक्टली विद्युत जयमल की वो मूवी है, आई गेस खुदा हाफिज है, राइट, है ना, तो उसमें भी आपने यहाँ पर देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर उसको वो दिया जाता है ना, कि आपको ऐसी जॉब मिलेगी और फिर वो सारी स्मगलिंग सारी चीजें होती हैं। सो अ कंपैरिजन ऑफ बोथ एक्ट, देखो हर एक स्टेट में हमारे एक्ट है लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ह्यूमन स्मगलिंग देखने को मिल रही है, विच इज वेरी कंसर्निंग फॉर अस। सो पार्लियामेंट नीड अटेंशन, हमें यहाँ पर इस टॉपिक पर पार्लियामेंट को इंगेज होने की बहुत ज्यादा नीड है। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एआई हैज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना हमने स्टार्ट कर ही दिया। हम चैट जीपीटी यूज करते हैं और बहुत सारे यहाँ पे, बस मुझे तो देखो चैट जीपीटी अभी एज ऑफ नाउ पता है, तो जितने भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम इसका यूज करने लग गए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल जब इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी ये सेंटर होते हैं वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा हो रहा है। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई अराइजेस अक्रॉस सेवरल स्टेजेस ऑफ इट्स वैल्यू चेन इंक्लूडिंग एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, प्रोडक्शन। अब देखो चैट जीपीटी जो आपका हुआ, अगर हम बात करें चैट जीपीटी,
इसका जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी यहाँ पर कंप्यूटिंग हार्डवेयर प्रोडक्शन जहाँ से ये हो रहा है, जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप खुद सोच के देखिए, जब आप अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हीट अप होने लगता है ना, गर्म हो जाता है। इसी तरीके से हम जब भी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब उस चीज़ को कूल डाउन करने के लिए हमें उसे कूलिंग सब्सटेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, या तो AC या फिर इस तरीके की चीज़ें, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे यूज़ करते हैं आप सभी को पता है, अभी भी राइट नाउ हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर हम जो कोल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उस फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेजर कंसर्न आ रहा है। तो इस आर्टिकल में अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बैलेंस इनोवेशन एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या करना होगा, इनोवेशन को और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना होगा। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो टारगेट है कि क्लीन एनर्जी इज अ की स्टेप इन achieving net zero emission, companies can achieve this by transitioning to renewable energy sources and purchasing credit carbon. हम यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं इनका यूज ज्यादा से ज्यादा करके क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड जो हमारा यहाँ पर इनोवेशन है उसको इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस आउट कर सकते हैं। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज, शुड अ थर्ड लैंग्वेज बी कंपल्सरी? नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट थर्ड लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि एज यू नो हियर दैट देयर हैज बीन अ टसल किसके बीच में हो रहा है? ऑफ कोर्स द नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नदर्न स्टेट्स में मोस्टली आपको हिंदी स्पीकिंग लोग मिलेंगे, बट इन सदर्न स्टेट्स में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उसको प्रेफर करते हैं बोलना, हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो देयर हैज बीन अ टसल बिटवीन द सेंटर एंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट ओवर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, अब यहाँ पर टसल किसके बीच में हो रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और तमिलनाडु के बीच में। किस लिए हो रहा कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपका इंट्रोड्यूस किया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है कि मतलब आपने ये कहा कि आपको स्कूल में आप तो जो मोड ऑफ एजुकेशन हो सकता है आपका, वो 3 लैंग्वेज आप वहां पर यूज कर सकते हैं। एक तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसका यूज कर सकते हैं, और 2 जो लैंग्वेज है आप डिसाइड कर लीजिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड लैंग्वेजेस है आप उसमें से किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट इट नीड्स टू बी कंप्लाइड विद द रिलीज ऑफ फंड्स टाइड टू द समग्र शिक्षा अभियान। हाउएवर द तमिलनाडु गवर्नमेंट व्यूज इट एज द स्मोक screen for Hindi imposition and insist that it would continue with its 2 language policy। तो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट का ये कहना है कि आप हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम अभी भी 2 लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? नाउ दे आर आस्किंग कि अभी हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। So Constitution provide that Hindi is the official language of the Union. English was originally meant to be continue as the official language for 15 years. अब स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये थोड़ा सा टसल हो रहा था लैंग्वेज का, तो ये कहा गया कि इंग्लिश को हम बनाते हैं क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन एज ऑफ नाउ फॉर द पार्लियामेंट हियर, और ये 15 ईयर्स तक रहेगा। लेकिन और फिर यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आता है, प्रोवाइड्स द कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश। तो 1965 तक हमें क्या करना था, इंग्लिश को यूज करना था। फिर 1963 में यूज एक एक्ट आता है जो ये कहता है कि हम इंग्लिश का यूज कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें हम हिंदी भी यूज कर सकते हैं फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन विदाउट टाइम लिमिट। तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट अब नहीं रखी गई कि नहीं मतलब इंग्लिश आपको कब तक यूज करनी है, पहले रखी गई थी फिर नहीं रखी गई। ठीक है, so the legislature of a state may adopt any one or more of the language in use in the state और हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कहा जा रहा है कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना लीजिए और स्टेट का जो भी यहाँ पर लैंग्वेज है वो उसको भी यूज कर सकते हैं, ये था। सो द फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये कहा जा रहा है कि आप हिंदी को प्रमोट करिए, इससे क्या होगा कि आप भले डिफरेंट कल्चर्स हैं, इस आप एक बार आपके जो एलिमेंट्स हैं
ये मीडियम ऑफ क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है ना। ये लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अभी देखो, जैसे कि हमारी जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी आपकी फर्स्ट आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, उसमें यहाँ पर लेकर आई गई थी। इसमें क्या था, दिस पॉलिसी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशंस 1968 मेंटेन द टीचिंग ऑफ हिंदी एज अ लैंग्वेज इन अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, कि आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो हिंदी में होनी चाहिए इन नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स में। देयर वर अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेम तमिलनाडु एंड इट हैज स्टेड फास्टली फॉलोड 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ टीचिंग तमिल एंड इंग्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको और इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिर्फ यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका प्रमोट किया जाएगा, इस पर ही टीचिंग होगी। ओके, फिर यहाँ पर NEP 2020 ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फिर से लेकर आते हैं, जिसमें उनका ये था कि इट स्पेसिफाई दैट द लैंग्वेज टू बी लर्न विद अ चॉइस ऑफ स्टेट, कि आप स्टेट की चॉइस है आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन जो भी आप 3 लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं वो इंडिया की नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये ठीक है, लैंग्वेज का इशू हो गया। अब देखिए, लैंग्वेज का इशू तो हो गया, आप चाहे अपने किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, असर की रिपोर्ट आती है, ये एक प्रथम NGO है, उसके द्वारा इसको इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, इनकी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 60% अगर हम क्लास 5th के स्टूडेंट्स की बात करें, उसमें से वो नॉर्मल मतलब सेकेंड लेवल की जो रीडिंग होती है उसको रीड नहीं कर पाता है। हमारे यूथ की बात करते हैं 14 एंड 18 ईयर्स के बीच में, वो सेकेंड लेवल से लेकर मतलब उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही वो क्या है, फ्लुएंट नहीं है। फ्लुएंसी जो होनी चाहिए ना, आप ठीक है, आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कुछ भी हो, लेकिन आप जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रख रहे हैं उसमें भी फ्लुएंसी तो रहे, और लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज को आप एज अ लैंग्वेज लीजिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन लीजिए, एक तरीके से इसको नॉलेज की तरह लीजिए कि हाँ, आप जितनी लैंग्वेज सीख सकते हो उतनी सीखिए, इसको इस तरीके से रखना चाहिए। तो एक नॉर्मल आपका पर्सपेक्टिव हो गया। सो एज पर द रिपोर्ट ऑन एनालिसिस ऑफ बजटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020, आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये रेवेन्यू वगैरह की बात है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ यहाँ पर। तो वे फॉरवर्ड ये कहा जा रहा है कि वाइल इंग्लिश इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, इट्स प्रोफिशिएंसी हेल्प अस बिकमिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन वेरियस सर्विस इंडस्ट्री। देखो, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है इंडिया को। अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में ग्लोबली, अगर हम जितने भी कॉम्पिटिशन हुए हैं उसमें जो हमें प्रोफिशिएंसी मिली है वो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से ही मिली है। सो इंडिया क्या है, आपकी मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाउएवर द एग्जिस्टिंग इशू जो अभी हमारा है ना, लर्निंग आउटकम्स हमारे इतने डाउन हो रहे हैं, जो डेटा यहाँ पर शो कर रहे हो बहुत ही ज्यादा लो डेटा यहाँ पर हमारे सामने है, तो हमें इस चीज को इम्प्रूव करने की नीड है। सो 2011 सेंसस डेटा रिवील्स दैट अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ इंडिया इज बायलिंगुअल एंड 7% इज ट्राइलिंगुअल, मतलब कि 26 लोग ऐसे हैं जिनको 2 लैंग्वेज आती हैं, 27% ही ऐसे जिनको 3 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। और ये जो आपका है रूरल और अर्बन एरिया में आपको डिफर करता हुआ भी नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा मीडियम लेकर आना होगा जिसमें देखो यहाँ पर फंडिंग में कोई डिले ना हो और लैंग्वेज का जो बैरियर है कहीं पर भी हमें देखने को ना मिले, ठीक है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अब नीचे आप जाएंगे तो आपको ऐसे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट यू कैन स्टडी, ओके, यू कैन रीड दीज आर्टिकल्स हियर, बट मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।